स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और आज बुधवार का 17 भारतीय बाजारों की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर बात करेंगे कि यहाँ से आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। डे लो से रिकवरी दिखाई है मार्केट ने, लेकिन अभी भी हल्के से नेगेटिव शेड में कारोबार करता हुआ करीब 20 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी 50। कोशिश जारी है कि हम 22,500 की तरफ बढ़ें। निफ्टी बैंक भी डे लो से रिकवर करके अब फिलहाल 47 अंकों की ही गिरावट दिखा रहा है। 47,536 तक पहुंचा था, तो 47,500 के दरमियान ही इस समय ट्रेड है। मिड कैप्स पिछले कुछ सत्रों से ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी ये सिलसिला जारी है। करीब 100 पॉइंट का इजाफा मिड कैप इंडेक्स में और स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ से भी भागीदारी आज बढ़ती हुई। देख लेते हैं किस तरह का योगदान लार्जली देखने को मिल रहा है गेनर्स और लूजर्स की तरफ से। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। मार्केट ब्रेथ इस समय पॉजिटिव है। वो स्टॉक्स जो बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं आज, उसमें एचडीएफसी बैंक का दूसरे सत्र में योगदान आज 0.5% ऊपर। टेक्नोलॉजी की तरफ से कुछ खरीदारी की पोजीशंस बढ़ती हुई। हालांकि आज कोटक, एल&टी, रिलायंस जैसे दिग्गज हैं जो थोड़े से बैकफुट पर कर रहे हैं कारोबार, इसीलिए हल्का सा दबाव। लेकिन कभी भी मार्केट घूम सकता है, पॉजिटिव टेरिटरी में आ सकता है। ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह के ट्रेड्स पर आप करें फोकस, इस सब पर होगी बातचीत। और हमारे साथ हमारे जानकार हैं जो इस हफ्ते मैदान में है खिलाड़ी नंबर 1 के। बात हो रही है जतिन गेडिया, वीरल छेड़ा और साथ ही साथ कपिल शाह से। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर। वीरल लीड कर रहे हैं 8% के गेंस के साथ। जतिन, आई बेग योर पार्डन, लीड कर रहे हैं 8% के गेंस के साथ। वीरल ने करीब 7% तक की कमाई कर ली है और 3% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं कपिल के। पहले तो मार्केट की चाल क्या इंडिकेट कर रही है, क्योंकि कोशिश तो है रिकवरी की, हालांकि कुछ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बाजार 22,500 के करीब जितना हम जाते हैं। वीरल, कैसे पढ़ेंगे आज के मार्केट को? गुड मॉर्निंग। अगर निफ्टी आज देखेंगे तो गैप डाउन ओपन हुआ और वहां से हमें थोड़े पुल बैक भी देखने मिल रहे हैं। ओवरऑल देखेंगे तो निफ्टी अभी भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 22,530 और नीचे में देखेंगे तो 22,300 ये रेंज में है। और नीचे में आज सपोर्ट लेके वहां से हमें अपसाइड रैली देखने मिली है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन रह रहा है तो मुझे लग रहा है यहाँ से और रिकवरी देखने मिल सकती है और फिर से हमें 22,500 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। पर मेरे हिसाब से थोड़ा और वेट करना चाहिए, ऑल टाइम हाई क्रॉस करे फिर ही हमें इसमें बाय पोजीशन बनानी चाहिए। नहीं वीरल, इंडेक्स पर क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा? आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई। नीचे में 22,300 के लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और ऊपर में 22,530 और ये सब क्रॉस होने चाहिए। ओके, तो 22,300 नीचे में और 22,500 क्रॉस करने का इंतजार तो है ही। जतिन, निफ्टी बैंक क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, निफ्टी बैंक कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू निफ्टी। मेरे को लगता है कि उसका जो 40 आर मूविंग एवरेज है वो प्लेस अराउंड 47,250 है। और हमने देखा है कि हेवीवेट एचडीएफसी बैंक आज मूड में है, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन हमें एक अपसाइड की तरफ बैंक निफ्टी को लीड करते हुए देखना चाहिए। तो इसके लिए लगता है कि पॉजिटिव साइड ही रहना चाहिए ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन। ओके, सेकेंड हाफ ऑफ ट्रेडिंग सेशन पॉजिटिव ही रहे। कपिल, आपका रुझान क्या है इस मार्केट को देखकर? क्योंकि लार्जली आप कह सकते हैं कि पिछले 17 इनफैक्ट सोमवार और लास्ट फ्राइडे के सेशन के बाद जो तेजी देखने को मिली, मार्केट कुछ कंसोलिडेट कर रहा है। जी, ये काफी बार हमें देखने मिलता है कि जब एक काफी अपसाइड मोमेंटम आ जाती है तो उस अपसाइड मोमेंटम को डाइजेस्ट करने के लिए मार्केट थोड़ा सा एक पॉज लेता है। तो वही पॉज के फेस में हम अभी चल रहे हैं। मार्केट का कि 22,500 एक रेजिस्टेंस लेवल तो है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल से इतनी भी ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं आ रही है कि जहां पे हमारा व्यू नेगेटिव हो जाए। फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, जहां पे समय की अवधि 1 से 2 दिन की होती है, तो वहां पे हम 22,270 का लेवल लेके चल रहे हैं कि जब तक ये लेवल मार्केट होल्ड कर रहा है तब तक मार्केट में एक पॉजिटिव व्यू बना रहेगा। और थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेशन लेते हैं, एक आध वीक से ज्यादा, तो 22,100 का हम लेवल ले रहे हैं कि ये लेवल तक बुल्स विल होल्ड देयर फोर्थ, कि यहाँ तक बुल्स का अपना दबदबा रहेगा। और एक बार हमें 22,500 के ऊपर निकल जाते हैं तो एक फिर से एक अपसाइड मोमेंटम की एक्सपेक्टेशंस बनती है और ऊपर में बाद में 22,700 22,800 लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ब्रॉडर मार्केट पर पर्सपेक्टिव, लेकिन हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उनका हाल कैसा है वो अब आपको दिखाना शुरू करते हैं। कपिल का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। सीडीएसएल का ट्रेड अभी भी होल्ड कर रहे हैं। बेयर क्रॉप जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, एग्जिट किया आज सुबह में,
55.42 के लेवल्स पर और क्रॉम्पटन के ट्रेड को भी फिलहाल होल्ड कर रहे हैं। तो एक ट्रेड आप फिलहाल जोड़ सकते हैं, बताइए क्या रहेगा वो कपिल? तो 2 पोजीशंस है वहाँ पर, उसको तो मैं कंटिन्यू ही करूँगा। सीडीएसएल है और क्रॉम्पटन है, और इसके साथ में एक नया जो मैं ट्रेड ऐड करना चाहूँगा वो केपीआर मिल्स है। पिछले कुछ दिनों में हमें एक टेक्सटाइल स्टॉक्स में मोमेंटम देखने मिली थी, और केपीआर मिल का टेक्निकल स्ट्रक्चर भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट और फॉलोअप साइन हमें देखने मिल रहे हैं। तो 860 862 के लेवल पे ये स्टॉक चल रहा है, तो 860 के स्टॉप लॉस के साथ में मैं यहाँ पे एक बाय का व्यू बनाना चाहूंगा, और ऊपर में हमें 900 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। 900 तक के टारगेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं आएगी। केपीआर मिल में 860 के आसपास आप स्टॉप लॉस जरूर लगाए जब आप इस ट्रेड में उतर रहे हैं। यह है फिलहाल वो व्यू कपिल की तरफ से। चलिए वीरल का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। इन्होंने भी वही किया है, 2 ट्रेड्स होल्ड किए हैं, एक से पोजीशन काटी, आईआरसीटीसी में मुनाफा बुक किया 1007 के लेवल्स पर, और दीपक नाइट्राइट और ग्रैन्यूल्स इंडिया के ट्रेड को ये कर रहे हैं होल्ड। नया सौदा क्या रहेगा वीरल? मेरा पसंद की स्टॉक ये लेवल्स पे साइंट लिमिटेड रहेगा। अभी फिलहाल देखेंगे तो अराउंड 2059 पे ट्रेड करा है। नीचे में देख सकते हैं अच्छा खासा कॉन्सोलेशन के बाद आज हमें ब्रेकआउट देखने मिला है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं, साथ ही उसके 50 डीए में और उसके ऊपर ट्रेड करा है। लग रहा है यहाँ से अच्छी खासी हमें अपसाइड रैली देखने मिल सकती है, तो ये लेवल्स पे बाय करना चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 1975 का रहेगा और ऊपर में 2200 के लेवल्स रहेंगे। 2200 के लिए तेजी करे, 1975 का स्टॉप लॉस लगाइए। बात हो रही है साइंट की, करीब 2-2.5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। आज कुछ पुल बैक देखने को मिला है वैसे भी टेक्नोलॉजी कंपनियों में। जतिन का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। जतिन ने आज सुबह में पेट्रोनेट एलएनजी बुक किया 280 रुपीज़ 15 पैसे के आसपास। एक्साइड और यूपीएल के ट्रेड को अभी भी कर रहेंगे होल्ड। जतिन, आपका नया सौदा? जी, मैं आज शिपिंग कंपनीज आज पॉजिटिव मोमेंटम बता रहे, तो जी शिपिंग में मैं लॉन्ग करना चाहूँगा। स्टॉप लॉस मेरा 1009 का रहेगा, और टारगेट मेरे 1130 के रहेंगे। 1130 के टारगेट और 1009 का स्टॉप लॉस। जी शिपिंग आज 1025 पर है, मोमेंटम लौटा है। मैं यकीन मानिए जतिन, इस समय नज़र डाल रही थी शिप बिल्डिंग कंपनियों पर, और ख़ासतौर से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनियां काम करती हैं, चाहे वो गार्डन रीच हो, कोची शिपयार्ड जैसे काउंटर्स हो, वो भी एक बार दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि जी शिपिंग पर एक पर्सपेक्टिव तो जतिन ने दे दिया है, लेकिन ये डिफेंस प्लेस पर क्या आपकी नज़र गई? यहाँ पर क्या रुझान बन रहा है? अगर जो मैं ये शिपिंग स्पेस की बात करूँ, तो इसमें मझगांव डॉक जो है, और कोचिन शिपयार्ड जो है, शिपिंग कॉर्पोरेशन है, ये सब स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये ओवरऑल रोज हम कोई देखते हैं, कोई ना कोई पॉकेट्स चल जाते हैं, तो शायद आज का दिन ऐसा ट्रेडिंग सेशन में आज के दिन हो सकता है कि जो शिपिंग कंपनीज है वो आज शायद मोमेंटम लौटे उसमें, और ये शायद पॉजिटिव मोमेंटम आज दिखा जाए। दिख तो रहा है पॉजिटिव मोमेंटम, इसीलिए आपने जी शिपिंग पिक किया। 1130 का टारगेट मैं रीइटरेट कर रही हूँ, और स्टॉप लॉस 1009 का है इस समय। इसके अलावा मझगांव डॉक जैसे ट्रेड्स भी इनको पसंद है। अच्छा, एक बार मेटल्स पर फटाफट से व्यू लिया जाए, क्योंकि 2-3 सत्रों से आपको याद होगा नैल्को, वेदांता, ये कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं। आज नैल्को में 4% का इजाफा, और सेल भी 1-1.5% ऊपर है। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज फिर पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ। कपिल, यहाँ पर कुछ मौके बन रहे हैं क्या? जी, यहाँ पे बेसिकली पहले हमने मेटल्स में देखते थे कि एक इनकंसिस्टेंसी मोमेंटम आती थी कि एक वीक मेटल स्टॉक चलता था तो दूसरे वीक में मेटल स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती थी, लेकिन अभी के टाइम पे कुछ एक कंसिस्टेंट एक ट्रेंड उभरता हुआ देखने मिल रहा है, और फेरस और नॉन फेरस दोनों के दोनों स्टॉक्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। स्टॉक वाइज नेशनल एल्यूमिनियम, सेल, वीडीएल तो लीड कर रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रायर ट्रेंड था वो काफी अपमूव ऑलरेडी हमें देखने मिल चुका हुआ है। टेक्निकली मैं जहाँ पे दूसरा एक स्टॉक देखता हूँ तो मुझे हिंडल को एक पसंद आता है, लेकिन थोड़ा सा कंडीशनल बाय रहेगा 585 के ऊपर। जब ये मूव करता है तो एक अच्छा सा मूव यहाँ पे बिल्डअप होते देखने मिल सकता है 585 के ऊपर, और ऊपर में हमें 601 से लेके 608 तक के अपसाइड मोमेंटम लौटते हुए देखने मिल सकती है हिंडाल्को में। हिंडाल्को एक इंटरेस्टिंग ट्रेड जिस पर आपकी नजरें आगे होनी चाहिए। मोमेंटम तो है और बना हुआ है वो मोमेंटम। चलिए, आपके ट्रेड्स आगे परखेंगे कि किस तरह का रिटर्न वहां बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन फटाफट से कॉर्पोरेट स्कैन और एक स्टॉक जो कल
सुर्खियों में था। टाटा टेक्नोलॉजीज कल इंट्राडे में 6-7% तक की तेजी देखने को मिली थी। कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि कल जो खबर थी वो यही थी कि BMW के साथ ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर के लिए एक जेवी में कंपनी उतरी है। जेवी में दोनों कंपनियों की 50-50 हिस्सेदारी रहेगी। नई डील से कितना फायदा होगा, इस सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे टाटा टेक के सीईओ और एमडी वॉरेन हैरिस। Warren, congratulations on this JV that you've signed with BMW. Can you roughly share the contours of this JV and what could it add to the body of work that Tata Technologies is has already undertaken? This is a really important day for us to announce a joint venture between ourselves and a premium German automotive company is a very special day indeed. You know, the joint venture is subject to regulatory approval in both Europe and in China, and so I'm not at liberty to share too many details. But what I can say is that the joint venture will be focused upon two domain areas: automotive software, as BMW looks to inform its next generation products with improved digital capability. The JV will be focused upon that. And BMW, like many manufacturing companies today, is looking to leverage technology to digitize and optimize their entire enterprise and operations. And we are very much focused, or will be very much focused through the JV in providing support in that particular area. Again, very exciting times and also very exciting areas for us to be working together on. I'm sure you are excited about this, but will this JV help you explore new areas of automotive technology in the coming days? I've shared previously the growing maturity of the capabilities that we have in embedded electronics and in areas like software-defined vehicles. And I think you know, it's a tremendous testament to the teams that we built inside of Tata Technologies that BMW have been through an exhaustive search of candidate partners here in India, and because of capability and also because of culture and values, they made a decision to partner with Tata Technologies. So I think there will be many exciting areas that we'll work on together. Again, I think at this stage, you know, we'll need to keep much of the details to ourselves, but certainly in the coming quarters, we would hope to share some of the exciting projects and some of the exciting work that will be delivered by the JV to BMW in the future. I specifically read in your release that you shared last evening, or last afternoon rather, that you would be working on BMW's premium cars. That's where the automotive technology platform would be likely built. Is there a likelihood of this association to expand beyond premium cars as more and more players want to adapt technology in all their models, in all their cars that they build? Again, I think BMW's ambitions in terms of mobility will extend beyond the conventional and traditional vehicles, and I think we would have the opportunity to contribute as they build out their value proposition. But at this point in time, you know, I can't offer too many details. I completely understand that, and I'm guessing you're waiting for those regulatory approvals to come in. But you did mention in your release that you would start this JV with about 100 employees, and then over a period of time would take that number to about a 4-digit number. So I'm guessing about 1,000 employees. How soon do we see these operations scaling? Well, I think, you know, a company like BMW comes to India because of scale and its ability to be able to stand up resources in a relatively quick and short time frame. And so, you know, we certainly are very ambitious in terms of the type of individual that we want to inform the culture within the JV. We're ambitious in terms of the type of capability that not only we want to seed the JV with, but also we want to cultivate over time. Again, the specifics will all come out in the subsequent quarters. But I think
there's no question we wouldn't be making such a noise about this if it wasn't of such strategic importance to both organizations. So how soon do you actually get down to business, if you could give me an idea on that? And would you need to add more capacity to cater to the demands of BMW? We're confident that we can satisfy the business plan that the organization has committed itself to. But today I would point out is the signing of a joint venture agreement. The joint venture will only be confirmed and stood up when regulatory approval is provided, and so I anticipate that a lot of details will be worked out in the time between regulatory approval and the standing up of the JV in the second half of this fiscal year. Okay, so H2 of FY25 is when perhaps more details would be shared. I also want to talk about how the market is faring, especially we've seen, reports from Tesla where they aren't really pleased with what they've delivered in terms of sales. BID says the first quarter hasn't gone down as well as to expectations. And there is also a slight demand shift from the EV side to hybrid cars. How does all this play out for Tata Technologies? Well, I think we've got capabilities across the various propulsion options. If you look at plug-in hybrids, we did the Polestar 1 for Volvo when they launched the Polestar brand. We've recently celebrated the work that we've done for VinFast on VF6 and VF7, the two crossover electric vehicles that they are launching in Vietnam as we speak, and will be launching in federal and European markets going forward. And we've had a long-standing track record in the internal combustion engine arena. So across the powertrain options, we have capability and we have tremendous experience. And so we're in a position to be able to support our customers across those various options. So in the current environment where there is slight slowdown in sales, are you confident of FY25 being stronger than what 24 was? Well, we were expecting the tailwinds that we've enjoyed in the last couple of years to continue. We've not seen a slowdown in demand, despite some of the rhetoric that's coming from some companies around the tapering of growth of EV sales. As far as R&D is concerned, I think the pendulum has already swung. I think most R&D dollars today that an OEM is investing is in battery electric vehicles and plug-in hybrids. And so that's when the majority of our new business is being confirmed. And that's where we continue to build and cultivate skills. I'm sure you've come across that report where the analysts are expecting the stock to go up to 1,250 rupees, and that's primarily on the back of your aerospace business. And of course, the kind of spend that you'll also put into your ER&D in automotive tech. But how's aerospace faring at this point in time? Aerospace is a really exciting sector for us right now. We've been empaneled at Airbus. We continue to grow the relationship there. We've opened offices in Toulouse and Hamburg. The Tata Group is making significant investments in aerospace, and we are obviously intersecting and supporting that. We see massive growth in aerospace over the next 10 to 15 years, given the anticipated demand here in India. We think there's a big infrastructure play. We think that there'll be final assembly line capability that will be developed here in India. We think that there will be MRO capability here in India, passenger to freight conversion capability here in India. And we expect to support all of the investments that will align itself with those targets. And so aerospace is an exciting part of our business, and we certainly expect to see material growth in that area in the coming years.
Since you did mention the investments that the Tata Group is undertaking in aerospace, I would like you to also answer this question, which I'm sure many people have posed to you, that the street has always been of the opinion, and it's a fact, that 30% of your revenues come from the Tata Group entities. There is a concentrated risk there. That's what most analysts opine. At this time, when you enter a JV with a company like BMW, do you propose that those risks are likely to reduce? Well, first and foremost, I would say that we are focused upon. We're not going to turn our back on the focused opportunity that we have inside of the Tata Group. The group is making very exciting and big bets on a number of different sectors. The end-to-end EV value chain that the group represents, particularly with organizations like Agratas, continue to represent opportunity for us. The announcements that Tassel have made with regard to the C295 build program that they are partnering with Airbus on, the recent helicopter opportunity, the work that's going on in semiconductors. These big bets represent a lot of opportunity for an organization that has the type of capabilities that we represent. So we're going to be focused upon that. We are not going to turn our back on that. But obviously, the broader market is a focus for us. And I think in terms of the client concentration risk that we've had in the past, we've made great strides to mitigate some of that in the last couple of years. I actually think that in the next 12 to 18 months, given what's going on at Tata Motors and JLR, we may see a step up in terms of the percentage contribution from the Tata Group. But I certainly think medium to long term, you'll continue to see the Tata Group business being less and less of a percentage of our overall mix. Warren Harris, it's always a pleasure speaking to you, and good luck to you on this JV. टाटा टेक इस बीच करीब 4% की तेजी दिखा रहा है. मैनेजमेंट की कमेंट्री मजबूत, और ऑफ कोर्स H2 में यानी कि इस वित्त वर्ष, नए वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में शायद वो BMW की डिटेल्स आगे और निकलते आएंगे. लेंगे एक ब्रेक. ब्रेक के बाद रिकैप करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स पर. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, और हमारे जानकारों के हाथ कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं. वीरल इनफैक्ट अपने पोर्टफोलियो में कर रहे हैं कुछ बदलाव. बताइए वीरल. फिलहाल मैं दीपक नाइट्रेट जो कल दिया था उसमें से एग्जिट लेना चाहूंगा, और ये लेवल पे मैं जमुना ऑटो में इनिशिएट बाय करना चाहूंगा. देखेंगे तो करंटली अभी 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है. वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं. लग रहा है यहाँ से अच्छी खासी अपसाइड रैली हमें देखने मिल सकती है. तो 129 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, और ऊपर में 150 का टारगेट रहेगा. 150 का टारगेट, 129 का स्टॉप लॉस. जमुना ऑटो 4% ऊपर बाय ट्रेड जो वीरल ने अब जोड़ा है. कपिल के रेडार पर भी एक ट्रेड आया. कपिल बताइए क्या एग्जिट करेंगे और क्या जोड़ेंगे. करंट लेवल में मैं सीडीएसएल को एग्जिट करना चाहूंगा. 1877 का लेवल चल रहा है, और इसको मैं रिप्लेस करना चाहूंगा प्राज इंडस्ट्री से. एक छोटा सा 20 बना के ब्रेकआउट ऊपर में देखने मिल रहा है, तो 545 के अराउंड पे बाय का व्यू बनता है, और 539 का स्टॉप लॉस बैठेगा, और ऊपर में 585 के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं. 585 के टारगेट के लिए तेजी और 539 के आसपास का स्टॉप लॉस. तो ये दो नए ट्रेड्स आ गए हैं. देख लेते हैं क्या ट्रेड्स लेकर अब हमारे जानकार इस समय अपनी पोजीशन को और मजबूत करेंगे. जतिन ने जीई शिपिंग आज नया जोड़ा. 1130 टारगेट, 1009 स्टॉप लॉस. यूपीएल बाय किया है, कैरी किया है रादर. 505 टारगेट, 464 स्टॉप लॉस, और एक्साइड 329 का टारगेट, 305 का स्टॉप लॉस. ये भी ट्रेड कर रहे हैं. कैरी सबसे ज्यादा कमाई यूपीएल करके दे रहा है 1.1% की. एक्साइड भी 1% ऊपर है. वीरल ने एक तो ग्रैन्यूल्स किया है कैरी, 470 का टारगेट, 425 स्टॉप लॉस. साइंट नया जोड़ा, 2200 टारगेट है, 1975 स्टॉप लॉस. जमुना ऑटो अभी ऐड किया, 150 का टारगेट, और यहाँ पर स्टॉप लॉस 129 का. रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है ये देख लेते हैं. तो 1.6% के रिटर्न्स मैक्सिमम ग्रैन्यूल्स कमा कर दे रहा है. साइंट और जमुना का भी प्रदर्शन अच्छा है. कपिल ने अभी एग्जिट किया सीडीएसएल, और उसके बदले में जोड़ा है प्राज, 585 टारगेट, 539 स्टॉप लॉस. केपीआर मिल 900 का टारगेट, 860 का स्टॉप लॉस, और क्रॉम्पटन 307 का टारगेट, 275 का स्टॉप लॉस है. रिटर्न्स की स्थिति
आपके लिए स्क्रीन पर है 0.46% के मैक्सिमम रिटर्न्स क्रॉम्पटन इनको कमा कर दे रहा है। ओवरऑल सिचुएशन क्या बनी है ये आपकी स्क्रीन पर आएगा। 11% के रिटर्न्स जतिन के लीड कर रहे हैं अभी भी। बीरल नियरली 9% के रिटर्न्स पर हैं और 4.5% के रिटर्न्स पर कपिल शाह है। ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर। कोई भी बदलाव होगा तो उसका अपडेट आपको मिलेगा ज़रूर CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और 1 बजे मिड कैप मंत्र में रिकैप भी लेकर आएंगे। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। लेंगे इस मोड पर ब्रेक, आगे ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।